सूबों में लॉकडाउन चलेगा, कुछ में नरमी। मुल्क में यकसा पॉलिसी ना होना अवाम को मजीद कंफ्यूज कर रहा है। सियासी क़यादत अच्छा पैगाम नहीं दे रही। पेट्रोल की कीमत में नुमाया कमी हुई मगर महंगाई नीचे ना आई। वजीर आजम की वाज़ेह हिदायत के बावजूद मुनाफाखोरों को खुली छुट्टी है। हर शय के दाम ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की फिर निराली मंतक। मास्क तैयार करने वाली कंपनी के दौरे पर भी मास्क का तकल्लुफ ना किया, हिफाजती ऐनक से ही काम चलाते रहे। आई एम सरप्राइज कि उन्होंने हिफाजती ऐनक पहन ली थी, लेट अलोन ए मास्क। उनको लग रहा था सिर्फ आंखों के जरिए जा सकता है, सांस और मुंह के जरिए नहीं जा सकता। You might find it funny, but I can expect him to think that. I can expect कि वो यही बिलीव करते होंगे because उनकी अपनी एक लॉजिक होती है। जब वो डॉक्टर से कह सकते हैं कि कुछ डिसइंफेक्टेंट जो है वो इंजेक्ट करने का सोचें तो फिर ये भी हो सकता है। एनी हाउ, ओके, सड़कों पर क्या सूरत हाल है, आप अपने अपने शहरों की जरा सूरत हाल हम तक पहुंचाइएगा। और क्या इर्द गिर्द जो लोग आपको बाहर निकले नजर आ रहे हैं उन्होंने मास्क या दीगर हिफाजती इक़दाम उठाए हुए हैं या नहीं, ये भी आप हमें लिख के बताइएगा। जियो पाकिस्तान। लेकिन ये लॉकडाउन में नरमी कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही, उसके हवाले से पहले हम अब तो मुझे लगता है हुमा इंसान के आवाम के अपने हाथ में है सारा मामला। खुद ही मेरा ख्याल है कि सारे लोग तो बाहर निकले हुए हैं। कौन सी नरमी, कौन सी सोच भी लें कि बिल्कुल ही टोटल लॉकडाउन हो रहा हो, पॉसिबल भी तो नहीं है। और अब तक एवरीबडी वुड हैव एक्सपेक्टेड कि अब आवाम को समझ आ गई होगी। एनीवे जी, आपको बताएं पहले थे कि कुछ सूबे लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला कर चुके, कुछ सूबे वफाक के साथ नरम पॉलिसी इख्तियार करने को तैयार हैं। कोई शक नहीं रहा कि मुल्क में यकसा पॉलिसी कोई नहीं। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत बलोचिस्तान के तर्जुमान ने ऐलान किया कि सूबे में लॉकडाउन 19 मई तक जारी रहेगा। खसूसन 2 हफ्तों में बलूचिस्तान में जो लोकल हमारा ट्रांसमिशन है बड़ी तेज़ी के साथ उसमें इजाफा हो रहा है। ये वो परेशान कुन आदाद शुमार हैं, वो हालात हैं कि जिसको देखते हुए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि मज़ीद 2 हफ्तों के लिए बलूचिस्तान में जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड होगी और 19 मई तक जो है ये लॉकडाउन की कैफियत बरकरार रहेगी। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी लॉकडाउन 15 मई तक जारी रखने का ऐलान कर चुकी है। सिंध ने भी लॉकडाउन को ईद तक तौसी दे दी है और इन्हीं हालात में वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि लॉकडाउन में नरमी की जाएगी। सबसे अहम चीज़ है वो उन कवायद व ज़वाबित, ये SOPs पे स्ट्रिक्ट अमल दरामद, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि ये चीज़ दोबारा भी हो सकती है। इसमें कोई ये ना समझे कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है। अगर हमने एहतियात का दामन हाथ से छोड़ा तो ये चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा और ख़तरनाक तरीके से भी हम पे इसका रिलैप्स हो सकता है। जो भी इंडस्ट्रीज़ भी जो खुलेंगी, जो कारोबार खुलेंगे, उन सबको इसकी बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। और आपको याद दिलाएं कि वज़ीर आज़म खुद कह चुके हैं कि लॉकडाउन में नरमी तो होगी, लेकिन अगर लोगों ने एहतियात ना की तो दोबारा लॉकडाउन किया जाएगा। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ये लॉकडाउन को खोलना है। ऐसा लॉकडाउन खोल दिया कि जिधर लोग जमा होना शुरू हो गए और जो हम SOPs यानी जो शराइत हम रख रहे हैं लॉकडाउन खोलने के लिए, अगर लोगों ने उनके ऊपर अमल ना किया तो ख़तरा ये है कि फिर से ये एक कोरोना तेज़ी से फैलेगी, क्योंकि अब थोड़ी लेवल हो गई है। तो अगर वो फिर से फैली तो उसका फिर खदशा ये है कि फिर से हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। पंजाब के वज़ीर सेहत खबरदार कर रही हैं कि लाहौर कोरोना वायरस का गढ़ बनता जा रहा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि लाहौर में केसेस की तादाद बढ़ रही है। रैंडम सैम्पलिंग करें बाकायदा सारे डिस्ट्रिक्ट्स की, ताकि हमें कुछ आइडिया हो। पहले 6 डिस्ट्रिक्ट्स की हम कर रहे हैं, इस वक्त लाहौर डिस्ट्रिक्ट की हो रही है। और लाहौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज के दिन के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ केसेस आए हैं वो तकरीबन 2953 हैं। इनमें से ठीक है 700 से ज़्यादा लोग जो सेहतियाब होकर घर भी जा चुके हैं, लेकिन तादाद केसेस की बढ़ रही है। और ये लाहौर इज़ गोइंग टू बी एन एपीसेंटर। और आज तक की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में 10,000 टेस्ट में से 1,000 मुस्बत आ रहे हैं, जिसकी औसत 10% बनती है। हम दुनिया का 29वां मुल्क बन चुके हैं जहां कोरोना से अमवात 500 से ज़ायद हैं। और अच्छा होता कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मशवरा करके यकसा पॉलिसी इख्तियार करती, जिसके यकीनन ज़्यादा अच्छे नताइज होते। अचानक से आपको पता है ना, कल परसों की हम बात कर रहे थे कि 24 घंटों में 24 अफराद की जान गई है और आज के अगर फिगर्स देखें तो वो डबल औसतन हो गई है फिगर।
40 लोग 24 घंटों में कोरोना वायरस की वजह से हलाक हो चुके हैं। सो वी नीड टू बी रियली कॉशियस। बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा मजीद बात करते हैं। शुक्रिया शाहवानी साहब, वफाकी हुकूमत लॉकडाउन में मजीद नरमी की बात कर रही है, आप लोगों ने एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया है, क्या आपकी नज़र में अभी वक्त नहीं आया कि पाबंदियाँ कुछ कम की जाएँ? हमने लॉकडाउन का एक्सटेंशन इसलिए फैसला किया कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों में खसूसन बलूचिस्तान में कोरोना का जो लोकल ट्रांसमिशन है वो जो ज़ायरीन पहले आए थे, ओवरऑल जो रेशो हमने उसका चेक किया वो 88% लोकल ट्रांसमिशन है। ओवरऑल अभी तक बलूचिस्तान में हमने 11,600 टेस्ट कंडक्ट किए हैं, जिसमें से 13% पॉजिटिव आए हैं। हमें डर है कि अगर यही परसेंटेज हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं या मुंतबिक करते हैं बलूचिस्तान की कुल आबादी पे, तो फिर सूरत हाल जो है बड़ी ख़तरनाक हो सकती है। लिहाजा हमने एक्सटेंशन का इसीलिए किया और थर्ड टाइम हमने ये एक्सटेंशन का फैसला किया। साहब ये भी बताएं कि बलूचिस्तान हुकूमत की एक ये शिकायत भी रही है कि शहरी लॉकडाउन की पाबंदी नहीं कर रहे, कोई एहतियात नहीं है और इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। अब लॉकडाउन तो बढ़ गया, इन पाबंदियों पर अमल दरामद कैसे कराएंगे? क्या इस बार शहरी समझ जाएंगे खुद ही या फिर कोई एक्स्ट्रा मेजर्स लेने पड़ेंगे? आवाम को एक ही मैसेज दे रहे हैं कि अगर बलूचिस्तान की आवाम ये चाहती है कि लॉकडाउन से उनका जान छूटे और ख़त्म हो ये लॉकडाउन, तो लोग जो है ये 2 हफ्ते मुकम्मल घरों में रहें, जो है से उनको मुकम्मल फॉलो करें। और ये ग्लोबली एक प्रूवन मेडिकेशन या प्रिवेंशन मेजर जो भी आप करें, स्ट्रेटजी के तौर पे लॉकडाउन के मस्बत नताइज जो है कोरोना के रोकथाम के लिए सामने आते रहे। चाइनीज मॉडल हमारे सामने है, तो आवाम हमको हम समझा रहे हैं कि अगर वो घरों में बैठ जाते हैं और कोरोना स्प्रेड कंट्रोल हो जाती है, तो फिर हम लॉकडाउन को रिलैक्स भी कर सकते हैं, टर्मिनेट भी कर सकते हैं। और अगर आवाम गवर्नमेंट का बात नहीं सुनता और इसी तरह वायलेट करेंगे, तो फिर 2 हफ्ते बाद अगर कोरोना कंट्रोल नहीं होता, स्प्रेड बढ़ता है, तो फिर मजीद लॉकडाउन होगा। उसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं होता तो फिर मजीद लॉकडाउन होगा। ता वक्त ये कि कोरोना का कोई मेडिसिन या वैक्सीनेशन वो इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाती है और उसके बाद फिर यकीनन हम भी लॉकडाउन खत्म करेंगे, दुनिया भी खत्म करेगी। शुक्रिया शाहवानी साहब, ये तो पता नहीं ऑनगोइंग सिलसिला ही लगता है, लेकिन जाहिर है कि लेकिन ऑनेस्टली सही कह रहे हैं, थोड़ा सा ऑनगोइंग ही रहेगा, मतलब वायरस भी है और अभी उसका इसलिए इलाज वो भी नहीं आवाम को आया। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो एक दफ़ा स्ट्रिक्टली लॉकडाउन को फॉलो कर लेंगे तो शायद हमारी इस बीमारी से जान छुट जाए, क्योंकि देयर आर एग्जाम्पल्स इन द वर्ल्ड जिन्होंने इस बीमारी को ख़त्म किया है। देयर आर अब कोई कंट्रीज। मानेगा तो बात है, क्योंकि आवाम का पूरा मुकम्मल ताउन चाहिए, अदरवाइज ऑब्वियसली और आवाम का माशाल्लाह मुकम्मल ताउन है इस बीमारी को फैलाने के लिए। मैं बता रहा हूँ आपको, आप देख लें अपने इर्द गिर्द, आधे लोग तो सीरियस लेने को तैयार नहीं है। कोई मुझसे पूछता है कि जी आपके जानने वालों में, जी हमारे जानने वालों में बहुत से लोग हैं जो कोरोना वायरस से मुतासर हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं अब्दुल्ला, ये हम बात करेंगे, यू आर वेरी राइट एंड आई डू अग्री विद यू। लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाज़ चौहान साहब ने। फयाज़ चौहान साहब, सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि वफाकी हुकूमत की तरह पंजाब हुकूमत का भी ये फैसला है कि लॉकडाउन में मज़ीद नरमी की जाए। चलें ठीक है, आप लोगों का ये फैसला है, किस तरह की नरमियाँ तजवीज़ की गई हैं ये बता दें, और कौन कौन से कारोबार जो हैं वो खुलने की इजाज़त है उनको? हमने तय किया है कि हमने प्रिवेंटिव मेजर्स भी अडॉप्ट रखने हैं, रिलीफ मेजर्स भी रखने हैं, और कारोबारों को भी हमने थोड़ा सा आसानी पैदा करनी है। कोशिश ये है कि वो कारोबार के जहाँ पर मजमा, मॉब और रश वाला माहौल ना हो, वो कारोबार जो है उनको आसानियाँ पैदा की जाएँ। और नंबर 1 उस पर जो है वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पूरे तरीके से फलाप हुई है। पिछले साल अप्रैल के अंदर हमारी एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन $2.1 बिलियन थी, जो इस साल अप्रैल के अंदर जना तकरीबन जो है वो 60 करोड़ डॉलर तक आई है। तकरीबन $1.5 अरब का नुकसान सिर्फ अप्रैल के अंदर एक जना एक्सपोर्ट के अंदर हमें हुआ। तो इसी तरह बाकी कारोबार भी हैं, अरबों रुपए की जनाब नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी, पूरी दुनिया में हो रहा है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अब आहिस्ता आहिस्ता, ईद का भी इवेंट है, कारोबारों के हवाले से आपको पता है कि सारे साल का कारोबार और तजारत एक तरफ, और एक महीने की ईद के हवाले से जो तजारत होती है वो एक तरफ होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कारोबारों को जो है वो हम खोलना शुरू कर रहे हैं।
ठीक है चौहान साहब, वो भी समझने वाली बात है, लेकिन ज़ाहिर है बीमारी भी अपनी जगह है, तो ऐसे में क्या ईद और क्या शब बारात। ये बताइएगा कि पंजाब में कोरोना के मरीज़ों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ज़ाहिर है कि ये हकीकत है, हम भी हुकूमत के सामने होगी ही कि अभी कोरोना कंट्रोल में नहीं आया है, तो फिर लॉकडाउन में नरमी के बाद अगर कोरोना ज़्यादा फैला तो क्या करेंगे? समबडी वुड हैव टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। पहली बात तो ये है कि कोरोना के जो मरीज़ हैं और जो अमवात हैं वो पंजाब के अंदर इस वक्त बाकी सूबों से कम है। सिंध की हमसे ज़्यादा मरीज़ भी हैं और अमवात भी हैं, हत्ता कि KPK के अंदर भी जो अमवात हैं वो हमसे ज़्यादा हैं। तो आप एक तो ये आप अपनी तस्दीक कर लें कि पंजाब के अंदर सिंध की निस्बत अमवात भी और मरीज़ भी कम है, हालांकि हमने टेस्टिंग कैपेसिटी 5 से 6 हज़ार के करीब ला चुके हैं। आज हमारे कम से कम 5 से 6 हज़ार के दरमियान टेस्ट हुए हैं, कल भी 5,000 के राउंड अबाउट थे, परसों भी तकरीबन 4,500 4,000 के करीब थे। इसके बावजूद हमारी जो अमवात और जो मरीज़ों की तादाद है वो सिंध से कम है। दूसरी चीज़ ये जो हमने कारोबारों के अंदर थोड़ा सा रिलीफ देना है, लॉकडाउन को थोड़ा सा आसान करना है, वो SOPs के तहत करना है। वो वफाकी हुकूमत WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो बनाए हुए SOPs हैं उनके तनाजुर में और उनको मद्देनज़र रख के उनके कंटेक्स्ट के अंदर जो है वो आसानियाँ देनी है और कोशिश होगी कि आवाम जो है वो उनके ऊपर अमल करे। लेकिन बुनियादी तौर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आवाम की है, ताजरों की है कि जिनका ये मुतालबा था कि हमारे कारोबार खोले जाएँ, तो उन्हें फिर इस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि जो हुकूमत ने SOPs दिए हैं उनके मुताबिक फिर अपने कारोबार को चलाएं। अच्छा चौहान साहब, यहाँ एक मसला ये है कि 2 सूबे लॉकडाउन में नरमी ला रहे हैं, 2 सूबे मजीद सख्तियाँ लाएं, तो बात तो वही हो जाती है कि मुल्क में यकसा पॉलिसी नहीं। तहरीक इंसाफ क़यादत इस बात को यकीनी क्यों नहीं बना पा रही कि सब हुकूमतें, पूरा मुल्क एक पेज पर हो? इस तरह महसूस होता था, सुबह उठते थे तो उनका बयान आता था कि जनाब 18वीं तरमीम आब हयात है, दोपहर को इनका बयान आता था 18वीं तरमीम शरबत फौलाद है, शाम को इनका बयान आता था 18वीं तरमीम शरबत करेला है, और रात को सोने से पहले इनके बयान आते थे और इनकी फ़िलॉसफी आती थी कि जनाब 18वीं तरमीम जो है वो कुश्त है कस्तूरी है। अब इस किस्म की सोच दे दे के अब जब कोविड-19 आया, कोरोना वायरस आया, तो अब ये वफाक की जनाब छतरी तले और उसके पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। सूबों को इख्तियार है, सूबों के पास फ़ंड है, सूबों के पास NFC अवार्ड के तहत वफाक की दौलत तकसीम हुई है। अब सिंध के पास तकरीबन 137-150 अरब रुपये का सेहत का बजट है, 1200-1400 के करीब इनका ADP का बजट है, और इनके बहुत से बजट्स हैं, उसमें से जनाब ये अपना काम करेंगे। पॉलिसीज़ इन्होंने बनानी है, इनको आज़ादी है, कोई वफाक नहीं रोक रहा। 18वीं तरमीम के तहत सूबों को अमन व अमान, तालीम, सेहत, तजारत, सनत, इतलात, हर दूसरा शोबा जो है वो सूबों के पास है। असल अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जो इफेक्टिव हो और उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसकी एम्पावरमेंट जो है ना वो ठीक हो। बहुत शुक्रिया आपका। फयाज चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा जी अब 18वीं तरमीम के बाद तो सूबों को इख्तियार है, अब देखें वो आज़ाद हैं अपनी पॉलिसी बनाने में, तो जो फैसले करने हैं कर लें, वफाक उन्हें नहीं रोक रहा। लेकिन एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि वफाक की तरफ से जो नुमाइंदगान हैं वो तनकीद भी करते हैं, और पर्टिकुलरली ज़ाहिर है कि सूबे पर ज़्यादा तनकीद होती है और वो है सिंध। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं और आप अमरीकी सदर की बात कर रही थी, बल्कि टॉप स्टोरी में आपने हमें कुछ बताया था, क्या कर रहे हैं फिर? अच्छा जी, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी हरकतों और बेतुकी बातों से हमेशा खबरों में रहते हैं, बाज भी नहीं आते ना। तो कोरोना वायरस की वबा के दौरान भी अमरीकी सदर अपनी उल्टी सीधी हरकतों से बाज नहीं आए और कभी इस वबा को चीन की साजिश कहा, यस ही हैज सेड दैट, और कभी कोरोना के अजीबो गरीब किस्म के इलाज, जिस तरह भी आप भी बता रहे थे वो भी बताते रहे हैं। दुनिया भर के माहिरीन सेहत की हिदायत को ट्रंप खातिर में नहीं लाते, बिकॉज ही थिंक्स ही नोज एवरीथिंग। मास्क पहनने को तो वो बिल्कुल ही बेकार समझते हैं, वाइट हाउस में तो वो मास्क पहनते ही नहीं है। और अब तो हाल ये है, ये जो हम आपको दिखा भी रहे हैं, कि ट्रंप हजूम में भी मास्क नहीं लगा रहे। कल उन्होंने मास्क और हिफाजती सामान तैयार करने वाली कंपनी का दौरा किया। अच्छा, यहीं से ले लेते एक है? यहीं से ले लेते नहीं लेना ना भाई, जब हमने कह दिया नहीं पहनना तो नहीं पहनना। अच्छा, ये बात तो ये फैक्ट्री है जहाँ पे मास्क तैयार हो रहे हैं, इनके सामने हजारों लाखों मास्क पड़े हुए हैं। इज माय क्वेश्चन, आप गए क्यों हैं वहाँ? लेकिन एनीवे जी, वो मास्क वाली फैक्ट्री में चले गए और मास्क पहनने से इनकार कर दिया
और आपको ये भी बताएं कि अमेरिकी सदर के इस इक़दाम पर दुनिया भर से उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, एंड मोर देन दैट तनकीद एक्चुअली। लेकिन बस अब्दुल्ला, ढिटाई का तो फिर आप कुछ कह नहीं सकते ना, नहीं करना तो नहीं करना। अच्छा, दिया भी था, ऑफर भी किया था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। लेकिन ये अक्लमंदी नहीं है, हम ये इसलिए दिखा रहे हैं कि ये अक्लमंदी नहीं है। हाँ। आपने इसके बिल्कुल उलट करना है, और अगर आपको कोई मास्क ले और अगर उसके हाथ साफ हैं तो आप उससे ज़रूर मास्क लेके पहन लें, अगर इनकेस आपने नहीं मतलब ये तो पहना बिल्कुल हो। वही बात होगी, दुनिया एक डगर पे चल रही है, ट्रम्प साहब अकेले किसी उन्होंने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है। दैट कैन नॉट हैपन। प्लीज डू नॉट लिसन टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा जी, बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन और शहजादा विलियम ने पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा किया था। शहजादी केट की जिस चीज़ ने यहाँ सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल की थी वो था उनका आउटफिट, उनका लिबास। और शहजादी तमाम इवेंट्स में रिवायती पाकिस्तानी शलवार कमीज़ में ही हमें नज़र आईं। और वैसे तो जी उन पर तमाम ही ड्रेसेस बहुत अच्छे लगे, लेकिन उन्होंने जो सफ़ेद रंग का एक जोड़ा पहना था उसकी तो बात ही अलग थी। की तरह भाई दिखाएं। और खैर खुशखबरी ये है कि आप भी शहजादी केट का यही लिबास पहन सकते हैं। देयर यू गो। और इस लिबास के डिज़ाइनर ने ये ड्रेस जो है रॉयल गार्डन के नाम से लॉन्च कर दिया, लिहाजा अब ये आ गया इन द मार्केट। और इस आउटफिट को आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं ऑनलाइन, क्योंकि ऑब्वियसली शॉप्स तो अभी बंद हैं। और इसकी कीमत है कोई 29,500 यानी ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज़। अच्छा, ऐसे तो कपड़े हमारे यहाँ इससे आधी कीमत तो मिल जाते हैं ना। एब्सोल्युटली। मैं बिल्कुल बड़ा इनकरेज कर रही थी आपको कि आप ले लें, लेकिन जैसे ही मैंने कीमत देखी है कि 30,000 तक पहुंच गई है, डोंट। अच्छा जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं, आपसे मजीद बात करते हैं। वैसे शहजादी ने पहना था, ये बड़ी बात है। इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है ना। अच्छा, ब्रेक लें। आप कॉपी करें। फौकबाद जी, और पेट्रोल की कीमतें आपको पता कम हो गई हैं, लेकिन क्या महंगाई भी कम हुई है? आप लोग बाजार में अगर खरीदारी कर रहे हैं तो ज़रा बताइएगा, क्योंकि गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है उसका खर्चा ज़ाहिर कम आएगा, तो असर तो पड़ना चाहिए। तो लिहाजा पेट्रोल की कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद बढ़ती महंगाई को लगाम नहीं डाली जा सकी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर भी कोई एक्शन होता नजर नहीं आया। अवाम दुहाइयाँ दे रहे हैं। 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी हुई। पेट्रोल 15 रुपये लीटर सस्ता हुआ, हाई स्पीड डीजल 27 रुपीज़, और मिट्टी के तेल में तो 30 रुपये तक कमी हुई। और लाइट डीजल भी आपको बता दें कि 15 रुपये लीटर कम हुआ। तवक्को थी कि पेट्रोल सस्ता हुआ है तो दीगर चीज़ें भी सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि लाइक वाइज अगर आप देखें जब पेट्रोल महंगा होता है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। वज़ीर आज़म ने भी ख़ास तौर पर इसकी हिदायत की, लेकिन आज तक इसका असर मार्केट पर नज़र नहीं आ रहा। बल्कि बाज़ चीज़ों की कीमतें तो ऑब्वियसली रमज़ान में दुगनी हो ही जाती हैं, तो वो उधर ही जा रही हैं। पेट्रोलियम की कीमतों में चंद पैसे का इजाफा होते ही हर चीज़ महंगी हो जाती है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जब कीमतें कम होती हैं तो आवाम तक इसका फ़ायदा नहीं पहुँचता। मुख्तलिफ शहरों की हम सूरत हाल मालूम करेंगे, और सबसे पहले हम चलेंगे लाहौर, और वहाँ पर हमें अपडेट करेंगी उम्मे फरवा, बताएंगी कि महंगाई में क्या कमी हुई है पेट्रोल की कीमत की वजह से या नहीं हुई है। जी, लॉकडाउन के आगाज़ से लेकर अब तक 2 मरतबा पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें जो हैं उनमें कमी देखने में आई है। लेकिन अगर हम बात करें रोज़मर्रा अशिया की, तो रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में उस हिसाब से कमी देखने में नहीं आ रही जिस तरह से कि आवाम को भी उम्मीद की जा रही थी कि जब पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम हुई हैं तो ये शायद खुर्दोनोश है, उनकी कीमतें मज़ीद गिरेंगी। अगर हम बात करें मार्केट्स की, तो हर मार्केट के अपने अपने रेट्स हैं। आप फल या सब्ज़ी लेने के लिए चले जाएं तो उन्होंने अपने अपने रेट्स जो हैं वो लगाए हुए हैं। फल हैं, उनके रेट्स इतने ज़्यादा हैं कि एक आम और मजदूर तबके के लिए उसको ख़रीदना जो है नामुमकिन हो गया है। सिर्फ वो देख सकते हैं, ख़रीद नहीं सकते और उसको खा नहीं सकते हैं। अगर गोश्त की बात की जाए तो गोश्त का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मुर्गी जो है वो 250 से पौने 300 तक पहुँची हुई है। तो ये मुख्तलिफ रेट्स हैं मुर्गी के, गोश्त के, दीगर गोश्त की जो रेट्स की अगर बात की जाए तो वो 1200 और उसके ऊपर जा चुका हुआ है। तो लोग जो है वो शदीद परेशान हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा ये उम्मीद कर रहे थे कि जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतें गिरती चली जाएंगी, अशियाए खुर्दोनोश भी कम होती जाएगी। और दूसरा सवाल अब ये भी उठ रहा है कि जब अपने सूबे से या अपने मुल्क से कहीं और जगह पे सब्जियां या फल या और चीज़ों की चीज़ें जो है वो भिजवाई नहीं जा रही है अशियाए खुर्दोनोश, तो ये आम गरीब इंसान के लिए उसको क़ुव्वत ख़रीद के लिए आसान होना चाहिए। यू हैव अ पॉइंट उम्मे फरवा। और जब एक्सपोर्ट नहीं हो रही चीज़ें इस तरह से तो यहाँ तो कीमतें कम होनी चाहिए, जाहिर है। अच्छा, बिफोर वी एक्चुअली हम अपना जजमेंट अभी पास नहीं करेंगे, रावलपिंडी से इरशाद कुरैशी को भी सुन लेते हैं, हो सकता है वहाँ कुछ डिफरेंट हो।
जी रमज़ान हो और महंगाई ना हो, मौजूदा सूरत हाल में ये मुमकिन नज़र नहीं आता। रावलपिंडी में भी रमज़ान शुरू होते ही महंगाई बेहद बढ़ गई है। पेट्रोलियम की कीमतों में कमी के बावजूद जो है कोई भी चीज़ जो है हमें सस्ती दिखाई नहीं दी है। इस वक्त ये रेट लिस्ट जो मेरे हाथ में है, ये जो ज़िला इंतज़ामिया ने जारी की है, इसमें जिस तरह सेब का रेट है 190 रुपये, यहाँ 250 से 350 रुपये किलो तक जो है सेब जो है फ़रोख्त किया जा रहा है दुकानदारों की जानिब से, रेडी बानों की जानिब से। केला जो है 145 से 40 का, वो 200 से ज़ायद का जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। स्ट्रॉबेरी जो है वो 200 रुपये किलो जो है यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह जो दूसरी चीज़ें हैं, लोकाट है 50 है तो 80-90 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह मजमूई तौर पर जो है मसाला जात की कीमतें, आटा जो है 805 का थैला वो 950 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया क्या कर रही है, अभी तक सिर्फ प्रेस रिलीज़ जारी होती है कि इतने लोगों को जुर्माने के, लेकिन उसका असर कहीं मार्केट में नज़र नहीं आता। कुछ लोगों को जुर्माने भी किए, लेकिन गली महल्ले में जो दुकानें हैं उनमें ज़्यादा लूट मार का बाज़ार गर्म है। मेन बाज़ारों में भी रेडी बान हैं और इसके अलावा जो दुकानें हैं वहाँ पर अपने अपने लोगों ने रेट जो है लगाए हैं और रेट लिस्ट कुछ लोगों के पास मौजूद है, कुछ लोगों ने तो रेट लिस्ट भी आवेज़ा नहीं की। इस सूरत हाल में इंतज़ामिया को सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। जी इरशाद कुरैशी, आपकी बात तो हम बाद में सुनते हैं, आपके पीछे तो कोई लॉकडाउन है ही नहीं। एक तो रावलपिंडी से हम जब भी हम कोई बीपर करते हैं, हम किसी अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करते हैं, पीछे इरशाद ही होते हैं ज़्यादातर। एक हाँ रश होता है, एक रौला होता है, तो ट्रैफिक भी फंस रही होती है, लोग जुड़ जुड़ के खड़े भी होते हैं, किसी ने मास्क भी नहीं पहना होता, सब कारोबारी जिंदगी नॉर्मल तरीके से चल रहा होता है। आप बड़ा ओनरशिप लेते हैं रावलपिंडी की, आप भी कुछ कर लें, मतलब ये तो कुछ लोग तो लगता है किसी की सुन ही नहीं रहे। बट एनीवे, मूविंग ऑन, फैसलाबाद से हमाद अहमद जी, ओवर टू यू हमाद। लॉकडाउन की मौजूदा सूरत हाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट महदूद पैमाने पर चल रही है और जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, तो इनके किरायों में किसी किस्म की कोई कमी देखने में नहीं आई। अशय खुर्दनोश, जिनमें घी, चीनी, दालें, मसाला जात और फल और सब्जियों की बात करें तो इनकी कीमतें भी जूं की तुम बरकरार हैं। एक चीज़ ये हुई है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानब से जो प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास मुनक़्क़द किया गया है अशय खुर्दनोश की कीमतों का नए सिरे से तयन करने के हवाले से, तो इसमें 48 में से 5 अशिया की कीमतों में मामूली कमी की गई है, लेकिन इसका फ़ायदा इसलिए शहरियों तक नहीं पहुंचता चूँकि सरकारी निरखनामे पर अमल दरामद मार्केट में नज़र नहीं आता। जो बड़े मेगा स्टोर हैं, सुपर स्टोर हैं, वहाँ पर वो अपनी कीमतों पर अशिया फ़रोख्त कर रहे हैं। वहाँ पर डीसी काउंटर तो कायम किया गया है, लेकिन डीसी काउंटर पर एक तो अशिया कम तादाद में दस्तयाब हैं, इसके साथ ही उनके म्यार के हवाले से भी शहरियों को शिकायत उनकी मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो मार्केट का जायज़ा लिया जाए तो वहाँ पर जो किराना की दुकानें हैं, जो थोक का काम करने वाले लोग हैं, तो वो चोरी छुपे अपना कारोबार चला रहे हैं और उनसे जो ख़रीदारी करके जाने वाले लोग हैं तो उनको अज़ाफ़ी ट्रांसपोर्ट के अखराजात बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं। तो इसलिए पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बाद भी महंगाई जूं की तूं बरकरार है और इसका रिलीफ जो है वो शहरियों तक नहीं पहुँच रहा। जी अच्छा, पस मंजर में हम देख रहे थे कि फैसलाबाद में ज़रा लॉकडाउन की सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, लेकिन महंगाई वही है, महंगाई वहीं की वहीं है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं जनाब? मुल्तान जा रहे हैं। और मुल्तान में कौन है हमारे पास? इमरान चौधरी जी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को 5 से 6 रोज़ गुजर गए हैं, लेकिन इन कीमतों में कमी का इम्पैक्ट जो है वो हमें ज़रूरियात ज़िंदगी के अशिया में नज़र नहीं आ रहा। अगर हम गोश्त की बात करें तो ख़ास तौर पर चिकन का गोश्त, जो कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से पहले सस्ता था और अब जो है वो गुज़श्ता 3-4 दिनों में उसकी कीमत 40 से 50 रुपये फ़ी किलो बढ़ी है। इसी तरह मटन की और बीफ के गोश्त की बात की जाए, उसकी कीमतें भी 20 से 30 रुपये बढ़ी हैं। फल और सब्ज़ियाँ जो कि माह रमज़ान के आगाज़ होते ही उनकी कीमतें जो थी वो आसमानों पर थी, उनकी कीमतों में भी कोई असर नहीं हुआ। अब ख़ास तौर पे कुछ नए फ्रूट्स आए हैं और उनकी कीमतें भी, जो इस तरह आड़ू है, अंगूर हैं, इसके अलावा चेरी है, ये 250 से 300 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो फ़रोख्त की जा रही हैं। इसी तरह अगर परचून की चीज़ों की बात की जाए, आटा, घी, दालें, चने वगैरह, और इनकी कीमतों में भी किसी किस्म की कोई नुमाया कमी जो है वो नहीं आई। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ग्राम फरोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तो की जा रही हैं, लेकिन आवाम का ये कहना है कि ये कार्रवाइयों से उनको सस्ती अशिया नहीं मिल रही। दूसरी जानिब सबसे ज़्यादा जो असर पड़ना था वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर था, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट लॉकडाउन की वजह से बंद है। जैसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलेगी तो फिर देखेंगे क्या आया। जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उन्होंने अपनी कीमतों में, किरायों में कमी की है या नहीं की। अब तक जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हैं वो खुले हुए हैं, लेकिन उनकी कीमतों में जो है वो किरायों में कमी नहीं है। इससे कीमतों में कमी से पहले जिस तरह पर केजी उनकी बुकिंग के जो रेट थे, आज भी जो है कीमतों में कमी आने के बावजूद भी वही रेट पे वो लोगों का सामान और वगैरह बुक कर रहे हैं। जी
बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्तान से इमरान चौधरी हमसे बात कर रहे थे। रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, पंजाब हमने कवर कर लिया। कोई महंगाई में कोई कमी नहीं आई, बेशक पेट्रोलियम की कीमतों में कमी आई हो। लेट अस चेक आउट केपी एज वेल। और पेशावर से हमें अपडेट करेंगी नादिया सपोही। नादिया, आप ही बता दें, होपफुली वहाँ कुछ फ़र्क पड़ा हो। आवाम को यहाँ बाज़ारों में महंगाई जो है मुंह चढ़ा रही है, और जो आवाम यहाँ पर इस उम्मीद से आ रहे हैं कि चलें पेट्रोलियम की कीमतों में कमी हुई है तो कम से कम पेट्रोलियम की कीमतों में कमी के बाद आवाम को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। अगर हम बात करें सब्जियों की, तो सब्जियों की यहाँ पर हमने रेट मालूम की कि मंडी है, यहाँ पर सब्जियाँ भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, तमाम दालें, चावल जो इंसान रोज़ों में ख़ासतौर पर इस्तेमाल करता है आजकल के दिनों में, वो तमाम अशिया इस मार्केट में मौजूद है। तमाम जब यहाँ पर मैंने मालूमात की हैं तो उसमें यही हुआ है कि जो सब्जियाँ अगर 40 रुपए किलो थी तो अब वो 50 रुपए किलो आलू मिल रहा है। इसी तरह प्याज की कीमत जो है वो भी कम नहीं हुई, बल्कि वो भी बरकरार है, वही कीमत बरकरार है। इसी तरह अगर हम चना, लोबिया, दालों की कीमत लें तो वो भी बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन के बाद ये कीमतें बढ़ी थी, लेकिन अब जो पेट्रोलियम की मसाद की कीमतों में कमी हुई है, इसके बाद बाजार में कोई आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। अच्छा जी, आपने मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल देख ली। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ख़ास तौर पर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब गवर्नमेंट को कहा था कि आप तो महंगाई में कमी के इक़दाम करें, लेकिन देखिए कुछ हुआ नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं देखा। और उन्हीं को हमने इसलिए कवर किया ताकि हम पता कर लें कि जहाँ एटलीस्ट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि डू इट, वहाँ हुआ है कि नहीं हुआ, तो कमी नहीं हुई। बाकी आपकी राय का भी हम एहतराम करते हैं। आप आज जियो पाकिस्तान टीवी पे हमें लिख के बताइएगा कि आपको बाज़ारों में क्या सूरत हाल मिल रही है। और ज़रा आगे बढ़ेंगे और एक मामले पे आपकी एक सजेशन भी है। वैसे हाँ है एक सजेशन, लेकिन पहले आपको खबर बता दूं, बड़ी मुश्किल है इस किस्म की वैसे तो बात करना भी, और ख़ास तौर पे अगर कोई फ़र्क ही ना किसी को पड़ रहा हो तो फिर तो बहुत ही गुस्सा चढ़ जाता है। आपको बताएं कि आज के भारत में ख़वातीन किस कदर गैर महफूज हैं, इसकी मिसालें पहले भी सामने आती रहती थी, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई है। पता चला है कि कुछ तलबा ने, कुछ स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन चैट ग्रुप बना रखा था जिस पर इज्तिमाई ज़्यादती और रेप जैसे जराइम की हौसला अफजाई की जाती थी। यस, मैं सही कह रही हूँ। बॉयज़ लॉकर रूम नामी इस चैट ग्रुप में ख़वातीन से मुतालिक ऐसी बातें की गई जिस पर भारतीय माशरे को शर्मिंदा होना चाहिए। बातचीत के स्क्रीनशॉट सामने आए तो दिल्ली पुलिस हरकत में आई, लेकिन इनकी कार्रवाई जो थी वो भी 1-2 लोगों से सवाल जवाब तक ही महदूद रही। ये हो रहा है, दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग। 2012 के निरभा केस के बाद से ही भारत में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठ रही है, लेकिन इस ग्रुप में होने वाली बातों से पता चल रहा है कि भारतीय माशरा ख़वातीन से मुताल्लिक़ अपनी सतही सोच बदलने को तैयार ही नहीं है। एक होती है ना नॉर्मल कोई लड़के बात करते हैं, नहीं, ये इस कदर खौफनाक और हौलनाक और गैंग रेप से जुड़ी बातें थी कि आप पढ़ें तो रोंगटे खड़े होते हैं आपके। जब तक ज़्यादती के मुजरिमों को कानून के शिकंजे से में नहीं लाया जाएगा, वो बचते रहेंगे। भारत में ख़वातीन गैर महफूज ही रहेंगी। एक अक़लियतें गैर महफूज, एज़ इन मजहबी अक़लियतें गैर महफूज, ख़वातीन गैर महफूज। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। मतलब बिल्कुल ही सफाई करना चाहते हैं। ये भी आपको बता दें कि हम ये खबरें इसलिए नहीं डालते क्योंकि दिल एकदम से टूट ही जाता है सुन के। क्वारंटीन में भी ख़वातीन रेप हुई हैं। अंदाज़ा करें, अभी दिल्ली में 2-3 दिन पहले की बात है, क्वारंटीन में एक खातून अकेली थी, उसको रेप किया गया। एक औरत जो चल के, आपको पता है कि कितने लोगों को वॉक करके अपने गाँव और वगैरह वापस जाना पड़ा, वो पुलिस स्टेशन गई है। ये एक और कहानी है, पुलिस स्टेशन गई है, उन्होंने अकेले उसको किसी क्वारंटीन घर में रख लिया है और इर्द गिर्द लोगों ने आके उसको रेप किया। मतलब ये कहानियाँ आम हो चुकी हैं, इतनी आम हो गई हैं कि लगता है कि इंडिया में अब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे बढ़ने से पहले एक्चुअली ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। वेलकम बैक। आपको बताएं कि हैरी पॉटर के मद्दाहों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। हैरी पॉटर किताब की मुसन्निफ जेके रोलिंग ने कुछ अर्सा पहले अपनी किताबों की ऑडियो रिकॉर्डिंग का सिलसिला जो है वो शुरू किया था। आई थिंक हमने आपको मेंशन भी किया था, जिसे फिल्म के मरकज़ी किरदार जो हैं उन्हीं की आवाज़ में रिकॉर्डिंग की गई है। कुछ किताबों की ऑडियो रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो चुकी है, जिसे जेके रोलिंग ने लॉकडाउन के बायस मद्दाहों की तफरीह के लिए मुफ्त में जारी करने का ऐलान कर दिया। मतलब ये तो डबल ट्रिपल ट्रीट हो गई है। हाँ। और ऑडियो बुक्स इंग्लिश के अलावा दीगर ज़ुबानों में भी दस्तयाब होंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो स्टार्स आपको फिल्म में नजर आए हैं उन्हीं की आवाज़ में। और मुझे बचपन में वो कैसेट कहानियाँ याद आ गई जो एक्चुअली हम तो सुनते हुए बड़े हुए हैं। गर्मियों की छुट्टियों में वो कैसेट कहानियाँ लगती थी और पोदनी और पोदने की कहानी भी होती थी उसमें, और भी बड़ी इफेक्ट। तो लिहाजा अगर आपने किताब नहीं पढ़ी एंड यू जस्ट वांट टू चिल एंड लिसन टू इट, और कुछ लोग आपको पता है पढ़ भी नहीं सकते सही तरह, और भी बड़े रीडिंग इश्यूज वगैरह भी होते हैं,
तो आपके लिए ये फ्री है, अवेलेबल है और अब आप हैरी पॉटर को समझ भी सकते हैं। तो ये एक चीज़ थी। अब ये आइडियाज़ होते हैं जो हम आपको बताते रहते हैं कि इफ़ यू वांट टू गो अबाउट इट तो ये आप कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे आपको पता है ना आजकल बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो बच्चों को एक्टिविटी देने के लिए आपको कुछ ना कुछ नया लेके आना ही पड़ता है। और फिर वो एक्टिविटीज़ भी एंडलेस हो गई हैं क्योंकि शुरू में महीना तो आपने कर ली होंगी, अभी आपको पता है कि आपको मज़ीद करनी है। सो अभी आप यकीन माने बस यूट्यूब ही बचे और कोई एंटरटेनमेंट है नहीं बच्चों के लिए। सो या द स्मार्ट डिवाइस हैज़ बिकम द बेबी सिटर नाउ। अच्छा आगे चलो। अच्छा जी, बहबूद एसोसिएशन एक ऐसी गैर मुनाफा बख्श तंजीम है, आपको पता है हम एवेन्यूज़ बताते हैं जहाँ पे आप अपनी ज़कात, खैरात, डोनेशंस दे सकते हैं। बहबूद एसोसिएशन की बात करेंगे, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1970 से गरीब और सफ़ेद पोश तबके को तालीम, सेहत और वोकेशनल ट्रेनिंग फराहम कर रही है। इस तंजीम की खास बात यह है कि इसे ख़वातीन रज़ाकाराना तौर पर चला रही हैं। हर साल तकरीबन 2 लाख बहबूद एसोसिएशन से मुस्तफ़ीद होते हैं, 2 लाख लोग बहबूद एसोसिएशन से मुस्तफ़ीद होते हैं। गज़ाला मोनम हमारे साथ हैं मौजूद और वाइस प्रेसिडेंट हैं बहबूद एसोसिएशन की, उनसे बात करते हैं मज़ीद। जी गज़ाला, सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे कि बहबूद एसोसिएशन कई सालों से समाजी कामों में मसरूफ़ है ऑब्वियसली, और हमने देखा भी है इस्लामाबाद में, तो मैं वहाँ रही हूँ, तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आप लोगों की दुकान भी और एग्जीबिशन भी लगते रहते हैं। कोरोना और लॉकडाउन के दिनों में आप लोग क्या कर रहे हैं और किस तरह काम चला रहे हैं? हमने राशन बांटा है, कोरोना की वजह से 276 राशन दिए हैं हमने और 300 इंशाल्लाह अब हम मिड रमज़ान में भी देंगे। जो हमारे वर्कर्स, जो डेली वेजेस वाले वर्कर्स थे, वो जो है वो बेचारे ज़ाहिर है काम नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त, तो फिर हम लोग उनको जो है इस तरह से हेल्प कर रहे हैं। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि ये कोरोना वायरस जो है जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और सब लोग अपने नॉर्मल उस पर आ जाएं। वैसे भी हम लोग थोड़ा काम कर ही रहे हैं सोशल डिस्टेंस के साथ और मास्क और ग्लव्स के साथ, ताकि जो है ये हमारा काम चलता रहे और गरीबों का काम भी चलता रहे। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि ज़कात और खैरात में आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अब आप फ्यूचर प्लान बताइएगा, आप लोगों का मज़ीद क्या करने का इरादा है, कहाँ तक दायरा कार फैलाना है? हमारा फ़िलहाल तो ये क्लिफ्टन में और काले पुल पे हमारे 2 सेंटर्स हैं जो कि जहाँ पर जो है वो हमारा काम हो रहा है और वोकेशनल ट्रेनिंग भी चल रही है, सब सारा काम हो रहा है। लेकिन हम अब ये चाहते हैं कि क्योंकि हम उतना ही काम उतना ही फैलाना चाहते हैं जितना कि हम काम कर सकें। अब हमारे चूँकि क्लिफ्टन और इस तरफ है, अब हम चाहेंगे कि नाज़िमाबाद और गुलशन में भी हम इसको कुछ हमारा कोई सेंटर छोटा सा हम खोलें ताकि वहाँ के लोग भी कवर कर सकें हम लोग। अच्छा ये भी ज़रूर बताइएगा दादा जी, बिकॉज इस वक्त ऑब्वियसली पीपल आर हेल्पिंग अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंड पीपल आउट, तो बहबूद एसोसिएशन अपना काम इसी तरह जारी रखे, इसके लिए हुकूमत और शहरी भी आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हुकूमत से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी हमारे लिए कुछ हमें दें, और मैं यहाँ के लोगों से दरख्वास्त करूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लोग जो हैं अपनी ज़कात हमें दें और अपना डोनेशन दें, जिससे कि ये 2 लाख बेनिफिशरीज़ जो हमारे हैं ये उससे फ़ायदा उठा सकें और आपका भी उसमें हिस्सा शामिल हो सके। लिहाजा आप कोशिश करें कि अपना ज़कात, खैरात, डोनेशन जो भी हो वो आप हमें ऑनलाइन भी दे सकते हैं। बहबूद एसोसिएशन कराची पे अगर आप क्लिक करें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो फिर आप वहाँ से भी हमें दे सकते हैं। लिहाजा आप घर बैठकर भी हमारे लिए काम कर सकते हैं। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। गज़ाला मैडम, VP बहबूद एसोसिएशन, एंड यू हैव अनदर रेवेन्यू जहां आप और वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह जो सेंटर्स होते हैं ना, वहाँ पे लोगों को अपना काम करने का अपना काम करने के लिए ट्रेनिंग मिल रही होती है, तो वो आपका सदका जारिया बन सकता है। कोई अगर कमाने का किसी का सिलसिला बन जाएगा तो सारी उम्र आपको इसका सवाब मिलेगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप अपनी डोनेशन दे सकते हैं। अच्छा जी, जब इंसान बंद हुए ना तो जानवर खिड़की तोड़ के बाहर आए हैं और इतने चिल में हैं कि उनकी जिंदगी देख के ना अब रश्कार है। तो जी कोरोना वायरस के खौफ इसलिए जानवरों को कैद नहीं करना चाहिए, आपको पता है। हाँ, दैट इज़ वेरी ट्रू। ये जी पेंगुइन्स आप देख लें और आपको बताएं कि दुनिया भर में जानवर पहले से कहीं ज़्यादा आज़ादी के साथ घूम रहे हैं, और ये तो कुछ ज़्यादा ही आज़ादी होगी। हांगकॉन्ग के एक पार्क में पेंगुइन्स बड़े मज़े से पार्क की सैर करते हुए नजर आए, क्योंकि जाहिर है ना कोई विजिटर है, ना कोई बच्चे तंग करने वाले हैं, ना कोई शोर मचाने वाला है। आई लाइक इट, मुझे अच्छी लग रही है, मतलब चिल माहौल।
खाने शाने भी मिल रहे हैं खाने भी मिल रहे हैं, आपको आके कोई फीड भी करा रहा है और आप सुकून से एंटरटेन भी हो रहे हैं। और सारे ये पेंगुइन्स मिलके कितनी गॉसिप कर रहे होंगे ना अब ये दुनिया क्या- के ये बारे आज में का और मेन्यू इंसानों क्या के था बारे में। इनका, आपने देखा? कोई खास किस्म की मछली की ग़िज़ा आज इन्हें मिल रही है मेरा ख्याल है। अब्दुल्ला अभी हमारे अफ्तारी में ज़रा टाइम है, इनका मेन्यू ना चेक करें। फूड एवरी डे और इनकी भी वैरायटी होती होगी। I'm sure हाँ, that- एक दिन हलीम, एक दिन नहारी कि बिल्कुल आप उस बात में चले गए। आप देखेंगे ये काफ़ी कूल है Cute है। और इनकी पूरी सेशन लगता होगा, दिन में गॉसिप सेशन, शाम को चिलिंग सेशन। अच्छा, एट टाइम्स हो सकता है बोर भी होते हो क्योंकि विजिटर तो आ नहीं रहे कोई। अच्छा, अब इससे ज़्यादा बातें नहीं हो सकती इस पेंगुइन के पार्क के मनाज़िर पे। ओह वेल, दिस इज जस्ट टू शो यू, बाय द वे ये तो एक है, वरना आप अगर सोशल मीडिया पे ऑनलाइन देखें तो ऐसे ऐसे जानवरों की वीडियोस सामने आ रही हैं जो कि शहरों के अंदर आ गए हैं। कुछ तो काफ़ी ख़तरनाक भी मुझे लगते हैं एक्चुअली। सो एवरीथिंग इज़ नॉट वेलकम बट इट्स अ चेंज। अच्छा जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं हम। इट इज़ गोइंग। वेलकम बैक जी, कैसे हैं आप सब लोग? वंस अगेन, क्या हाल है आप लोगों का? सो दिस इज़ द 12th रोज़ा। आई जस्ट फाउंड आउट बाय द वे कि 12th आज है, पहला अशरा ख़त्म हो चुका है और कितना क्विकली ये सारा कुछ हुआ है और अच्छी तरह हम सारे सेटल भी हो गए हैं इस रूटीन में। आई थिंक बहुत सी बातें करनी है, शुरू करते हैं ऑलरेडी विद दिस आवर्स टॉप स्टोरीज। वफाकी हुकूमत लॉकडाउन नरम करने पर तैयार, जिंदगी मामूल पर आएगी तो कोरोना का खतरा बढ़ेगा। किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, माहिरीन से पूछेंगे। मैच फिक्सर्स आकिब जावेद को कत्ल की धमकियां देते रहे, करियर जल्द खत्म करवा दिया, हेड कोच भी ना बनने दिया। आकिब जावेद के इंकशाफात फिक्सर माफिया की बेहिसाब ताकत का मजहर है। और अरबपति अमरीकी एलन मस्क ने अपने नौमौलूद बच्चे का नाम तो बता दिया, लेकिन लोगों के लिए ये नाम किसी पहेली से कम नहीं। आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट हिज नेम। एक्चुअली मुझे पता था, मैंने देखा है कि क्या नाम है, बट यू कैन नॉट प्रोनाउंस इट। पहला सवाल आपको पता है ना, हमेशा नाम सुन के इसका मतलब क्या है, तो आप तो इसका मतलब इसको कहते कैसे? ये पूरा एल्गोरिदम है, कुछ अजीब किस्म का फॉलो। अच्छा, जरा कारोबारों की बात कर लेंगे। हाँ। ज़ाहिर है खुलने वाले हैं और आसानी होने वाली है, कारोबार खुलेंगे, ट्रेनें चल पड़ेंगी, लेकिन कोरोना कैसे कंट्रोल करना है ये अब शहरियों की जिम्मेदारी ही होगी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के अरकान ने लॉकडाउन नरम करने का मशवरा दिया और वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना होगा। दूसरी जानिब वजारत रेलवे ने 10 मई से महदूद रेलवे ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है और पहले मरहले में 15 ट्रेनें चलाई जाएंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुसाफिरों में मुनासिब फासला रखना लाजिम है और सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह ने वज़ीर रेलवे शेख रशीद को मशवरा दिया है कि ट्रेन ऑपरेशन शुरू ना किया जाए। हुकूमत लॉकडाउन में नरमी के लिए जो शराइत लगा रही है, लोग इस पर अमल करेंगे। बज़ाहिर ऐसा होता हमें नज़र नहीं आ रहा और मुश्किल भी लग रहा है। यही वजह है कि बदलते हुकूमती मौक़िफ़ ने आवाम को कोरोना के बारे में कंफ्यूज कर रखा है। बहुत सारे लोग कोरोना को संजीदा लेने को तैयार नहीं हैं। ये सबसे बड़ा डिलेमा और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि बहुत सारे लोग इसे संजीदा लेने को तैयार नहीं हैं। मेरा ख्याल है अब तो वो भी आर्गूमेंट ख़त्म हो गया है कि आपके जानने वालों में हुआ है किसी को, अब तो बहुत से लोगों के, बहुत से जानने वालों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। अब तो एवरीबॉडी नोज समबडी जिसको हुआ है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मलिक शाहिद शौकत हमारे साथ हैं। उनसे बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं, डॉक्टर साहब, हुकूमत के सामने लोगों की माश का मसला भी होता है, इसलिए कुछ चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करके भी फैसले लिए जाते हैं। वी टोटली अंडरस्टैंड दैट। अब लॉकडाउन में नरमी, ट्रेनें चलाने जैसे फैसलों के बाद आपको लगता है कि कोरोना खुदा न खासा कंट्रोल से बाहर हो सकता है? हमें इस कोरोना कोविड-19 से थोड़ी सी तमीज़ सीखनी थी, रवैये चेंज करने थे। हमने रवैये चेंज नहीं कर रहे। रवैये हमारे ख़राब क्या है? हम अनड्यू चीज़ें ख़रीदना अपना ज़रूरी समझते हैं, मार्केट के अंदर रश डालना हम ज़रूरी समझते हैं। एक असूल है पूरी दुनिया में, जो डेवलप कंट्रीज है, नॉर्म्स है कि डे लाइट को यूज़ कीजिए, सुबह 8 बजे दुकान खुली और शाम हो जाए। यहाँ पर रियासती फैसले भी कुछ गलत हैं। देखें कि अभी आप सड़क पे निकल जाएं, नादरा, बैंक और इन तमाम के ऊपर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं।
इस रवैये को ठीक करने के लिए स्टेट को कुछ फैसले कर लेने चाहिए थे। मसलन अभी पुलिस चलान कर रही है और चलान के लिए पुलिस का हुक्म है यहाँ पर लाहौर के अंदर कि वो बैंक के अंदर जमा होना है। भैया ऑनलाइन वो बैंक आप यहाँ से उसको डिस्पर्सन ले ले, आप रश को कम करना है। स्टेट ने अपने ट्रैफिकिंग करनी है, डिसीजन ठीक करने हैं, लोगों ने रवैये बदलने हैं। तो भाई इस कोरोना को हमने लड़ना नहीं, इससे बचना है, इसे कुलीग समझना है। इसने रहना है हमारे साथ। अब अगर रहना है तो उसको कुलीग बना के रहना पड़ेगा, रवैये बदलने पड़ेंगे। अदरवाइज आप ठीक कह रहे हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे कारोबार बर्बाद हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। होपफुली जो लोग देख रहे हैं उन्हें समझ आए कि अब तो ये हमारे साथ है, जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आती तो हमें अपने रवैये बदलना होंगे। डॉक्टर साहब, इस वक्त रोज़ाना 1000 कोरोना के नए मरीज़ ऑलमोस्ट सामने आ रहे हैं और अगर ज़्यादा टेस्टिंग हो तो पता नहीं कितने आ जाएँ। ये तादाद बढ़ती चली जा रही है, तो क्या पंजाब के अस्पतालों में इस वक्त इन सबको संभालने की अहलियत है? हालात बिगड़े तो क्या प्लान है आप लोगों का? इस बीमारी की प्रॉब्लम क्रिटिकल केयर है। उस क्रिटिकल केयर के अंदर हमने किया क्या कि हमने जिस टीम का टेस्ट मैच खेलना था, हमने उसको एक रबड़ की गेंद से गली में खिला के उसको एग्जॉस्ट कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के अंदर, हमारा सिस्टम फ्रेजाइल भी है, शैलो भी है, इसके अंदर कोई जान नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता ये बहुत ज़्यादा केस, इस वक्त एवरेज क्या है औसतन रोज़ाना आपके अंदर देखिए 3-4 केसेस किस्म के होते हैं। एक होता है सस्पेक्ट, एक होता है एक्सपोज्ड, एक होता है इन्फेक्टेड, एक होता है रिमूव्ड। सिस्टम के अंदर 4 किस्म के केस रहते हैं। जो रिमूव्ड है वो या रिकवर्ड होता है या उसकी डेथ हो जाती है। सस्पेक्टेड, इन्फेक्टेड, एक्सपोज्ड यहाँ पर रहते हैं। अगर ये रहते हैं, इस वक्त औसतन 700 मरीज रोज इंडक्ट कर रहा है पिछले 10 दिन से, और डेली औसतन 30 अमवात हो रही है। अब ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर तो सिर्फ खुदा की एक ख़ास करम है कि इसका टेरिटोरियल बेल्ट, इसके अंदर सर्टन फैक्टर जिनका एविडेंस तो भी है नहीं, मगर वो प्रोटेक्टिव है, उससे बचत हो रही है। सिस्टम के अंदर कोई जान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मलिक शौकत हमसे बात कर रहे थे और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बताई है। ये बात समझने की है कि ये अब जो कोरोना वायरस आ गई है हमारे इर्द गिर्द, उसके साथ हमको बदलना है। उसके लिए वो ख़त्म नहीं होने वाली है अभी, जब तक इसकी कोई मेडिकेशन, कुछ ऐसी किस्म की चीज़ नहीं निकलेगी। इट इज़ गोइंग टू बी देयर। किसी स्टोर जाने की कोशिश कर लें या फिर किसी भी जगह चले जाएं, लोगों को पता नहीं क्यों घुसने की आदत है। भाई आप खुद फासला इख्तियार करें। और अब तो आपको डरना चाहिए किसी और को लगने से भी कि कोई मैं तो आपसे डर रहा हूं, आप भी तो मुझसे डरें। एग्जैक्टली, क्यों नहीं डर रहे भाई? ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। एनीवे, अभी हमें डॉक्टर अताउर रहमान ने भी ज्वाइन किया है, चेयरमैन टास्क फोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डॉक्टर साहब, आपसे भी सबसे पहले तो हम यही पूछ लेते हैं कि लॉकडाउन में मजीद नरमी, ट्रेनें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली से बज़ाहिर सब मामूल पर आ जाएगा और फिर ऑब्वियसली वो फिजिकल डिस्टेंस वाली बात तो रह ही जाएगी बीच में। तो अब शहरी क्या एहतियात करें कि कोरोना से बच सके? कोई रास्ता, कोई ऑल्टरनेटिव आपने देखा? जी, इसका रास्ता ये है, एक तो ये कि सब शहरी जो हैं वो मुंह पर मास्क पहन के, और मास्क नहीं तो खाली रुमाल भी बांध लें, क्योंकि उससे काफ़ी हद तक अगर आप खांसते हैं या छींकते हैं तो वो प्रोटेक्ट करता है। तो ये तो लाजमी होना चाहिए और ये बहुत आसानी से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे, एक दूसरे के साथ फासला रखें और ऑफिस में बैठें। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो आपको साथ साथ बैठना होता है, वहाँ भी कोशिश ये करनी चाहिए कि वहाँ पे जो प्राइसेस हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वो थोड़ी बढ़ा दी जाएं, लेकिन लोग जो है बराबर ना बैठें बल्कि एक सीट छोड़ के बैठें। इसी तरह और प्रिकॉशन, जो नोट आप जिनको टच करते हैं, रोज़ाना आप चीज़ें ख़रीदते हैं, नोट लेते हैं, नोट देते हैं, फ़ौरन उस पर वायरसेस आते हैं और आपको लग सकते हैं। तो आप जो है या तो ग्लव्स पहने, या फिर अगर नोट को हाथ लगाया है तो अपने चेहरे पे हाथ ना लगाएं और फ़ौरन हाथ अच्छी तरह धो लें या फिर सैनिटाइज़र से साफ़ करें। तो इस तरह की चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी ताकि ये जो है ये आगे ना फैले ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है कि अभी कोरोना की पीक नहीं आई है पाकिस्तान में। कोरोना के अरूज के दिनों की तरफ जाते हुए हमें अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी कितनी बढ़ानी होगी और अस्पतालों में क्या इंतजामात रखने चाहिए अब सबको? जी बिल्कुल, इसका पीक नहीं आया और ये कब आता है पीक और कितना लेवल होता है, ये इस पे डिपेंड करेगा कि किस हद तक आप सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं और किस हद तक हम कुछ उन सेफ गार्ड्स को फॉलो करते हैं जो कि हुकूमत ने दे रखे हैं और डॉक्टर्स ने दे रखे हैं।
ये जो है इसमें ज़रूरत इस बात की है कि हम इस पूरे पीरियड के अंदर जो अगले 4 से 6 महीने में आप देखेंगे कि ये एक ख़ास लेवल तक जाएगा और फिर एक प्लेटो पहुंचेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। इसके अंदर हम नज़म जो है वो बरकरार रखें और स्ट्रिक्टली उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें जो कि दिए गए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक WHO ने कहा है कि जुलाई में ये 2 लाख या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन किस हद तक पहुंचता है ये हमें कोई इसके बारे में कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से अब फैलेगा और आगे आने वाले जो महीने हैं 2-3 महीने वो बहुत हमारे लिए एक इम्तिहान होंगे। 2-3 महीने अहम हैं। बार बार हम आपसे बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर ताउर रहमान साहब, आपने वक्त दिया। बार बार हम आपसे यही कह रहे हैं कि हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। और अभी भी सुबह आप ATM अगर जाते हैं ना तो आप बड़ी एहतियात करते हैं, क्योंकि एक तो पैसे ले रहे होते हैं। डॉक्टर साहब ने भी पैसों का जिक्र किया। आप ग्लव्स पहने, जैसे ही आप ATM से बाहर निकलें उन पैसों पे अगर आप कोई स्प्रे वगैरह करना चाहें तो वो कर लें, या फिर उनको छोड़ दें, वैसे ही फ़ौरन इस्तेमाल ना करें। उन ग्लव्स को आप डिस्कार्ड कर दें। आई सॉ सो मैनी पीपल, एक बैंक थे, कतार थे, बैंकों की कतार थी, वहाँ पे खवातीन थी, पढ़ी लिखी खवातीन, बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग निकल रहे हैं, मतलब कोई ग्लव्स नहीं पहने हुए, कोई मास्क नहीं पहना हुआ, ATM के दरवाजे खोल रहे हैं, ATM के बटन दबा रहे हैं, वहीं से वापस आ रहे हैं। आई डोंट नो। और अगर कोई ये कहता है कि नहीं दिस इज नॉट सीरियस और मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे भाई कहाँ से आए हैं आपके, आपको कुछ नहीं होगा, मरीख से आए तो ये इस किस्म की कॉन्वर्सेशन आप आउट कर दें, बहुत ही जाहिल कॉन्वर्सेशन लगती है अगर कोई ये कहे। और दूसरी बात डॉक्टर साहब ने एक और कही थी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में कि एक सीट के छोड़ के बैठे, मतलब कि या तो वैसे ही जगह नहीं मिल रही होती, हु इज गोइंग टू इवन केयर कि सीट छोड़नी है या डिस्टेंस रखना है, क्या है। मुझे तो वैसे ही खौफ आ रहा है कि क्या होना है। माशाल्लाह कितनी गुंजाइश होती है, एक से दूसरा बंदा नहीं गुजर सकता, तो क्या हाल होगा अगर ट्रेनें खुल जाएंगी। तो अभी हम जरा न्यूट्रिशन की बात करेंगे, क्योंकि अगर आपको इस बीमारी से, और इंशाल्लाह लड़के ठीक हो जाएंगे आप, एज एन अगर खुदा न खास्ता आपको हो गया है कोरोना वायरस, तो यू विल बी फाइन। आपने अपना हौसला नहीं पस्त होने देना, अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है और ग़िज़ा अच्छी रखनी है। तो ग़िज़ा की चूँकि बात हो ही रही है तो आपको बताएं कि पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत एक बहुत बड़ा मसला है और हमारी बड़ी आबादी इससे मुतासिर है और कोशिश की जा रही है कि इस मसले का कुछ हल निकाला जाए। माहिरीन के मुताबिक बच्चों की ग़िज़ा में अंडे और चिकन शामिल किया जाए तो बहुत बेहतरी आ सकती है। पाकिस्तान की पोल्ट्री इंडस्ट्री आवाम की आगाही के लिए काम कर रही है, लेकिन कोरोना वबा के बाद ये इंडस्ट्री भी मुश्किलात का शिकार है। और इसी पे हम बात करेंगे। चेयरमैन साबिस ग्रुप डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद साबिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की पोल्ट्री इंडस्ट्री इस वक्त हमें क्या कुछ मुहैया कर रही है? सबसे पहले तो इंडस्ट्री के मुतालिक ज़ाहिर है आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन है, आप हमें कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आप आज पोल्ट्री का प्रोग्राम कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है जी इस वक्त तकरीबन हमारे आवाम को 9.5 kg पर कैपिटा मीट फराहम कर रही है, जो कि बीफ के तकरीबन बराबर है। अंडे हैं कोई 100 अंडे पर कैपिटा, 100 अंडा मिल रहा है हमारी आवाम को। और GDP के अंदर पोल्ट्री की कंट्रीब्यूशन कोई तकरीबन 2% के करीब है। की बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जिसमें ब्रॉयलर है, अंडा है, तो सबसे नीचे इसकी प्राइस है। मटन देखें 1300 रुपये के जी है, चिकन भी 250 रुपये के जी है। सबसे सस्ता प्रोटीन का सोर्स ये है, सबसे जल्दी ये प्रोड्यूस हो जाता है और सबसे बेस्ट सोर्स है मैल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने का। बिल्कुल। और जो बातें आप बता रहे हैं सबसे सस्ता प्रोटीन का सोर्स है, सबसे बेहतरीन सोर्स है मैल न्यूट्रिशन और अगर बच्चों की ग़िज़ा के हवाले से बात करें तो फिर तो बहुत ही इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। आपसे हम ये भी पूछना चाहेंगे कि आपके ख्याल में ग़िज़ाई किल्लत के मुकाबले के लिए चिकन और अंडे कितने ज़रूरी हैं? एक तो सर ये बता दीजिए। दूसरा, खास तौर पर बच्चों में स्टंटिंग का जो एक जिक्र होता है और ये कद छोटा रह जाना, पूरी एक डेवलपमेंट जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसका खात्मा कैसे किया जाए इसके थ्रू? ये मेरा ख्याल बहुत अच्छा सवाल है जी। ऑलरेडी शायद आपकी नज़रों से गुजरा हो, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है पाकिस्तान के बारे में कि जो हाईएस्ट रेट ऑफ स्टंटिंग है इन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5, वो पाकिस्तान में है, विच इज़ 38%। फिर एक न्यूट्रिशनल सर्वे हुआ है पाकिस्तान में न्यूट्रिशन के ऊपर, उसमें यह है कि 4 चिल्ड्रन आउट ऑफ एवरी 10 अंडर द एज ऑफ 5 दे आर स्टंटेड। स्टंटेड मीन जो उनमें जेनेटिक पोटेंशियल है वो अचीव नहीं कर पा रहे, ना उनकी फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, ना उनकी मेंटल डेवलपमेंट हो रही है, और इन्होंने मुल्क की बागडोर संभालनी है कल बड़े होके।
जब आज उनको प्रोटीन नहीं मिलेगी, आज हालत ये 40% लोग जिन्होंने मुल्क को संभालना है उनका ब्रेन अंडर डेवलप है, उनकी बॉडी अंडर डेवलप है। आप इमेजिन करें उनका IQ क्या होगा, वो स्कूल में क्या सीखेंगे। और इसके ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनका अपना इनिशिएटिव था कि भाई इसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे अगर हम सोचें क्या हो सकता है, अगर जल्दी इस ब्रिज को हम गैप कर सकते हैं तो वो चिकन के ज़रिए। हमारी बदकिस्मती ये है कि पूरी दुनिया में अगर मुकाबला करें डेवलप कंट्री का, वो चिकन मीट 40 kg खाते हैं, टोटल मीट उनका कोई 100 kg के करीब कंजम्पशन है। हम चिकन मीट 9.5 kg एवरेज है, जिसमें कुछ लोग तो हो सकता है 100 kg खाते होंगे, कुछ अंडर प्रिविलेज लोग जो कि रूरल पॉपुलेशन है उनको कुछ नहीं मिलता। और अगर हमने इस इशू को एड्रेस करना है, हम समझते हैं बाकी ये हमारा इशू है, दिस इज नेशनल इशू। हमारे बच्चे जो कल के इस मुल्क को जिन्होंने चलाना है, अगर वो अंडर डेवलप रह गए तो क्या होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लास्टली इसीलिए बिल्कुल, और इसीलिए मेल न्यूट्रिशन के इश्यूज को एड्रेस किया जा सकता है, और ज़ाहिर है एक सस्ता सोर्स है रिलेटिवली एज कम्पेयर टू मटन एंड बीफ। ये बताइएगा डॉक्टर साहब लास्टली कि अभी ज़ाहिर है कोरोना की वजह से तमाम इंडस्ट्रीज, हर सनत और हर तबका मुतासर है, तो पोल्ट्री इंडस्ट्री को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कोरोना वायरस में? ये जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, मुझे याद है ये दैट वाज द 21 मार्च जब ये लॉकडाउन हुआ। पोल्ट्री एक ऐसा काम है जो कि पेरिशेबल काम है। ये ब्रॉयलर है, पेरिशेबल है, आपने इसको बेचना है। हमारी जो मार्केट है ना, इसके 2 सेगमेंट हैं। एक आम आवाम है जो घरों में खाती है, और एक दूसरा बड़ा सेगमेंट है जो हरेका का है, जिसमें होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैटरिंग है, ये मैरिज हॉल्स हैं, फंक्शंस है। वो दैट कंट्रीब्यूट अबाउट 40% वो वहाँ पे हम सप्लाई करते हैं। वो 40% इमीडिएटली 21 तारीख को बंद हो, तमाम होटल बंद हुए, रेस्टोरेंट बंद हुए, केटरिंग बंद हुई, फास्ट फूड बंद हुआ। अब ब्रॉयलर आपका तैयार है, आप उस बंदे की ज़रा हालत देखिए जिस बेचारे की फसल पक के तैयार हुई है, उसने बीज बोया, ज़मीन तैयार की, फसल पकी, अब वो बेचने का वक्त है, उसका बायर कोई नहीं, उसकी कीमत आधी हो गई। राइट 2-3 डेज लेटर उसकी प्राइस आधी हो गई। हमारा एस्टीमेट है कि एक दिन में हमें जो हैचरीज वाले हैं चूज़ा प्रोड्यूस कर रहे थे, उनका कोई चूज़े का बायर नहीं रहा, उनको चूज़ा प्रोड्यूस करके बैठे हुए हैं, उसका कोई ख़रीदार नहीं है। ब्रॉयलर फार्मर बेचारा रो रहा है, उसका कोई ब्रॉयलर उठाने वाला नहीं है। तो सबसे ज़्यादा हार्ड हिट हुई है पोल्ट्री इंडस्ट्री। उसका तो कोई पुरसाने हाल कोई नहीं था, कर कुछ नहीं सकता वो बेचारा, वो पिटा है, पोल्ट्री फार्मर पिटा, हैचरी वाले पिटे। तो इसमें बहुत ज़्यादा, इवन आज भी वो चल रहा है, मार्केट श्रिंक हो गई। जो हैचरीज वाले हैं एक्चुअली ये कह रहे हैं कि वो सीड प्रोड्यूसर है, तो उनका जो चूज़ा था उसका कोई बायर नहीं था। आज आप देखें थोड़ी सी कीमत बढ़ी है, किस लिए? क्योंकि उन 10 दिनों में किसी ने एक चूज़ा अपने फार्म पे नहीं डाला बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। अब वो दैट क्या ऑप्शन थी हमारे पास कि वो मशीनें बंद करना पड़ी, उसका कोई बायर नहीं था। आज फिर हमें वो चंद दिनों के लिए शॉर्टेज का सामना, कल ये फिर ठीक हो जाएगा चिकन, लेकिन उसकी प्राइस बहुत कम है। फार्मर मर रहे हैं बेचारे, पिट रहे हैं, दे आर गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। डॉक्टर फ़कीर साबिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। हम ज़रा समझना भी चाह रहे थे द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड ऑल्सो कि किस तरह ये इफेक्ट हो रही है, क्योंकि अभी तो हर इंडस्ट्री इफेक्ट हो रही है। फर्स्ट टाइम हमें इसके इस तरह की डिटेल्स हम तक पहुंच रही हैं एक्चुअली, और होपफुली जो है जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं वो सुन रहे हों, और आपकी इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसा कि आप खुद हैं, आपसे रब्ता किया जाए सारे सिलसिले के बाद। अच्छा जी, अभी हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम। ओके, जल्दी से आपको बता दें वो जो हमने शुरू में बात की थी ना कि इलोन मस्क के यहाँ बेबी हुआ है, तो वो नाम अभी तक उस वक्त से मैं और अब्दुल्ला, अच्छा वैसे मैं और मोहम्मद दोनों ही बहुत बच्चों के यूनिक नामों के फैन नहीं है। हम चाहते हैं कि बच्चों के आसान, छोटे, सहल और जरा क्यूट से नाम रखे जाएं। बच्चा खुद भी बड़े होके ये ना कहे ना कि किया गया है मेरे साथ, और बहुत से लोग हैं जो ऐसे करते हैं। भाई ये तो कहने ही वाला है ना, ये तो इसलिए कहेगा क्योंकि बच्चा जब अपना ही नाम नहीं बता सकेगा किसी को, तो आगे क्या हो रहा है। अच्छा जी, आपको बताएं कि ऑटोमेटिव कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO इलॉन मस्क और सिंगर ग्राइम्स के यहाँ मंगल के रोज़ बच्चे की पैदाइश हुई है। अब ये बच्चा है कि बच्ची है, ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि नाम से तो कुछ पता नहीं चल रहा। इलॉन मस्क ने मद्दाहों के असरार पर बच्चे को गोद में उठाकर एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की। ओके बेबी बॉय है, लेकिन इनके मद्दाहों ने
इनसे पूछा कि जी नाम बताइएगा, और वो परेशान हो गए ये पूछते ही क्योंकि इलॉन मस्क के इंटरेस्ट की तरह उनके बच्चे का नाम भी कुछ अजीब सा साइंसी फार्मूला सा लग रहा है। ये जी स्क्रीन पे आ गया आपका, ये मुझे लग रहा है मजाक तो नहीं है वैसे, ये कोई एल्गोरिथम है, ये कौन सा, मुझे तो खैर इतनी मैथ्स भी नहीं आती कि मुझे पता हो। उसके बाद पता नहीं क्या साइन को कहते हैं, A12 मस्क। अगर आप इसको कुछ डिसाइफर कर सकते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। मे बी शायद उन्होंने ऐसे ही तफरी में लिख दिया हो, आई एम नॉट श्योर, बट यस अभी तक यही इंफॉर्मेशन सामने आई है। विद हिज मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ऑनलाइन, ये कोई मजाक नहीं है, ये एक्चुअल नाम है, क्योंकि उसके आगे मस्क भी लगा हुआ है, तो लिहाजा सरनेम उनका सही है और जो नेम है This should be the only one in the universe then जिसका अब तक ये नाम रखा गया होगा। मतलब माँ का कोई रोल नहीं होगा इसमें कि वो ही कह देती कि मैं अपने बच्चे को क्या पुकारूं, मुन्ना तो नहीं कहेंगी ना अब वो अपने बच्चे इसकी मेरा ख्याल है किसी न किसी प्रोनाउंसिएशन के साथ ये सामने आ जाएंगे। अच्छा जी, ये दुनिया एक तरफ है, क्रिकेट के मामले में ऐसा लग रहा है पेंडोरास बॉक्स खुल गया है। अब सलीम मलिक ने पेंडोरास बॉक्स क्या खोला, पाकिस्तानी क्रिकेट में फिक्सिंग के एक के बाद एक गवाह सामने आने लगे हैं। अब साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद ने मैच फिक्सिंग से मुताल्लिक इंकशाफात कर दिए हैं। आकिब जावेद का कहना है कि फिक्सिंग के खिलाफ बोलने पर मेरा करियर जल्द खत्म हो गया, मुझे धमकियां मिली कि तुम्हारी बोटियां कर देंगे। फिक्सिंग के खिलाफ बोलने की वजह से मैं हेड कोच भी नहीं बन सका। क्रिकेटर्स को और माफिया दोनों को क्रिमिनल एक्ट के तौर पे इनको सजाएं नहीं होंगी, इनके चेहरे दुनिया के सामने नहीं आएंगे, ये काम रुकने वाला नहीं। आप इंडिया देखें, कितने आप इसकी तहकीक करें तो आपके सारे ताने बाने जो मेन लोग उधर बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, साउथ अफ्रीका में है, पाकिस्तान में है, लेकिन आज तक उनका चेहरा जो है बेनकाब नहीं हुआ। और साबिक फास्ट बॉलर का कहना है कि जस्टिस कयूम कमीशन में भी हकायक छुपाए गए। उन्होंने कहा कि सलीम मलिक को एक और मौका मिलना चाहिए, क्योंकि 20 साल पुराने मामले पर कुछ निकलना नहीं है। और आकिब जावेद ने यह भी कहा कि मैच फिक्सिंग माफिया बहुत बड़ा है, जहां अंदर जाने का रास्ता तो है, निकलने का नहीं है। बड़ी इन्होंने बात की, और सख्त सजाएं और ताहयात पाबंदी की फिक्सिंग को रोक सकती है। तो दीज आर द टू वेज। साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद से बात करते हैं खुद से कि भाई आपने तो बड़े अहम इंकशाफात कर दिए, बहुत शुक्रिया आकिब भाई। आकिब भाई, इस वक्त दुनिया में क्रिकेट तो नहीं चल रही है, लेकिन सलीम मलिक ने मैच फिक्सिंग का पेंडोरास बॉक्स जरूर खोल दिया है। अब आप भी दावा कर रहे हैं कि मैच फिक्सिंग पर बोलने पर आपको सजा मिली, इतने साल गुजरने के बाद ये बात क्यों की जा रही है आपकी तरफ से भी, ये भी जरा हमें समझा दें। इसकी वजह सबसे बड़ी वही है कि वो ये देखते हैं कि वो बाकी सारे लोग जो है वो दूसरी इनिंग्स खेल रहे हैं, जैसे भी क्रिकेट के हवाले से वो कोई ना कोई रोल में रहे हैं और आज भी हैं। जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको भी ये लगता है कि कुछ सख्त सजाएं तो होती ही नहीं है, आप इसमें इन्वॉल्व हो भी जाएं तो कौन सा कोई लाइफ बैन हो जाना है, आपने 1 साल बाद या 3 साल बाद या 2 साल बाद वापस आ जाना है। तो इसमें मेरा स्टांस तो यही है कि सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए। और इहसान मानी साहब ने अभी जो बात की है, थैंक गॉड के किसी चेयरमैन ने तो आके ये फैसला किया कि इसको एक क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, और बहुत अच्छी बात उन्होंने की है, क्योंकि जब तक आप सख्त सजाओं की तरफ और इसको क्रिमिनल एक्ट की तरफ, जेल की सजाएं इनको नहीं होंगी या इसका डर नहीं होगा, तो ये कभी खत्म नहीं होंगी। और उसमें 2 चीजें हैं, एक प्लेयर्स है और दूसरा जो माफिया है जो इनको मजबूर करता है ऐसे काम करने पे। अच्छा आकिब, ये भी बताइएगा कि आपसे पहले सलीम मलिक, बासित अली, राशिद लतीफ़, आमिर सुहेल, आरिफ अब्बासी, ये सब लोग भी एक मैच फिक्सिंग गैंग का कह चुके हैं, जो बाकी सब क्रिकेटर्स और बोर्ड तक पर भारी रहा था। तो क्या आपका इशारा भी उन्हीं लोगों की तरफ है या आप किसी और की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, वही लोग हैं। और ये जो गैंग है, ये अगर कोशिश की जाए तो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है उन तक पहुंचना। जब मुझे धमकियां जान से मार देने की दे रहे थे जस्टिस कयूम के क्लियर होने से पहले, और तो वो आसान तो था उनको उन तक पहुंचना, लेकिन कोई ऐसा क्रिकेट बोर्ड जो है ऐसा अदारा नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेट इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज का करा सके। तो आई थिंक इसका वाहिद हल तो यही है कि इसको क्रिमिनल एक्ट में लाया जाए और फिर उन तक आप पहुंच सकते हैं। अच्छा आकिब भाई, आमिर सुहेल साहब की तरफ से कहा गया था कि जिन लोगों के बारे में वो बात कर रहे हैं
उनके सामने उन्हें बैठा दें तो सारी बात खुल जाएगी, वो अपनी बात पर कायम रहेंगे। तो क्या आपकी तरफ से भी यही ऑफर समझे हम? देखिए बात अब पता क्या है, ये मीडिया के ऊपर आई नो कि हर कोई एक दूसरे को अब इल्जाम लगाने की या उनको सामने लाने की बात कर रहा है, लेकिन ये इसका फैसला ऐसे थोड़ी होता है। इसके लिए आपको कमीशन बनाना पड़ेगा, JIT को बनानी पड़ेगी, या दोबारा से कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक कि 20-25 साल पुराने केसेस को अब इस तरह से लाने से कोई हल निकलेगा। बट इसका बेहतरीन हल ये है कि PCB पार्लियामेंट में जाए और इस एक्ट को वहां से पास कराए कि ये एक क्रिमिनल एक्ट है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आकिब जावेद, हमसे बात। मैं क्यों उधर मुड़ गई? You said to me go there because you wanted to talk. No, I did not. Oh well, break ले लेते हैं। अच्छा नहीं, हमने बात बतानी अच्छा, है यार, चलो मैंने ठीक बात है। बतानी है आपको ये कि, और बात ज़रा क्विकली से बता देते हैं आपको कि सदफ कमल हमारी जो ज़बरदस्त सुपर मॉडल हैं और फैशन इंडस्ट्री की में इनका सभी को पता है कि कौन है सदफ कमल। किसी भी फैशन मॉडल के 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, ठीक है? अच्छा जी, बिल्कुल। तो शी इज़ द फर्स्ट वन टू अचीव 1 मिलियन फॉलोअर्स, क्या उसे कहते हैं, बेंचमार्क इन द फैशन मॉडल कैटेगरी। ज़बरदस्त, मतलब एक कमाल की मॉडल तो है ही, और अब पता चल रहा है कि पाकिस्तान लव्स हर आल्सो बिकॉज इनकी बहुत सी तस्वीरें हैं और बहुत इनको पसंद किया जाता है। एंड शी हैज़ आल्सो वेंचर्ड इनटू एक्टिंग, सो शी इज़ जस्ट नॉट अ मॉडल एनीमोर, अब तो वो अदाकारी भी करती हैं। और शहरोज सब्जवारी ने भी अपनी इंस्टाग्राम में स्टोरी में इनको खुसूसी तौर पर मुबारकबाद दी थी। अब्दुल्ला ट्राइंग टू डू सम गॉसिप हियर? नो, कोई एवरीबॉडी नोस दिस। कोई आप कोई स्टारी गॉसिप बताना चाहते हैं हमें? ब्रेक के इधर देख लें, अब मैं कह रहा हूँ उधर देख लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। अच्छा जी, इनोवेशन आपको दिखानी है कुछ चीज़ें जो हम बहुत अरसे से कर रहे हैं, कुछ गेम्स, कुछ बोर्ड गेम्स वगैरह खेलते हैं हम लोग, तो अब उसकी ह्यूमन एडिशन आ चुकी है बिकॉज लोग इतने वेले हैं। वैसे तो ये कुछ तो करना है। इंतहाई कोई फरागत के मामले में हो सकता है, वैसे आजकल तो है भी फरागत, मतलब और क्या करना है? किसी को क्या हम कसूरवार ठहराएं, ये देख लें जरा। वैसे तो आपने कैरम बोर्ड देखा ही होगा, ऑफ कोर्स, लेकिन ये कैसा कैरम बोर्ड है हुमा? अच्छा, इसमें कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, तो लिहाजा हम इनकरेज नहीं करने वाले कि आप ये करें, लेकिन कोई ना कोई तो कर ही रहा होगा कि ये जी नया एक कैरम है और इसमें ह्यूमंस आर द व्हाट डू यू कॉल इट, द गीटियां। हाँ, द गीटियां और सब कुछ खुद ही हैं। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जो दिक्कत देता है तो वो सीधा उस डायरेक्शन में क्यों जाता है? भाई तुम कोई ऑल्टरनेटिव रूट ले लो, तुम्हारे पास तो टांगे हैं। और तुम तो खुद दौड़ के जा रहे हो, तुम्हारी बस एवं हुमा ये वीडियो बनाने के लिए बच्चों ने कुछ ये है किया भी हुआ बस कोई है। टिकटॉक टाइप चीज़ ना। अच्छा, एनीवे, सो ये हमने आपको दिखाना था, ये भी वन ऑफ दोज थिंग्स है कि हम आपको दिखा रहे हैं, एंजॉय कर लें, करने की जरूरत नहीं है वैसे। अच्छा, मैं आपको पता क्या पढ़ रहा था, इलॉन मस्क के बेटे के नाम का मतलब पढ़ा था, मुझे पढ़ के भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा, उसने बता दिया कि क्या मतलब पता है? नहीं, सारी एक लंबी चौड़ी उसकी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आई कांट अंडरस्टैंड इट। अच्छा, फॉरगेट इट। एक और चीज़ आपको दिखा रहे हैं कि अगेन, क्योंकि पूरी दुनिया ही वेली है इस वक्त, तो एक वर्चुअल फाइट हुई है जी हॉलीवुड में, और ये सिर्फ खवातीन की है। सो अ लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस, हॉलीवुड एक्ट्रेसेस इसमें इन्होंने हिस्सा लिया, और आप जरा इनकी प्रिसिजन देखें अब्दुल्ला, that it actually does feel like a fight. ऐसा लग रहा है कि मुक्का पढ़ रहा है लेकिन असल में नहीं पढ़ रहा। हर कोई अपने अपने घर में अलग-अलग बैठा हुआ है। ट्रू। तो बहुत से अदाकार हैं। तो फहरिस्त आप जरा शेयर करें हुमा हमारे साथ, कौन कौन है इसमें, कौन कौन नजर आ रहा है आपको? नोटेबल, मुझे बहुत दूर से नजर आ रहा है, बट मैं आपको बता सकती हूँ, ये कैमरन डियर्स हैं। हाँ, ये तो नजर आ ही गई। इसके अलावा भी मैंने 2-4 स्पॉट की थी इससे पहले जब मैंने देखा था। एक्शन और रिएक्शन की गेम है सारी। एक्शन आप देखें, उसके बाद ये रिएक्शन आता है, ऐसा लगता है एक्चुअली जिस फोर्स से कोई एक्शन किया जा रहा है उसी फोर्सफुली रिएक्शन भी फील होता है आपको। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये, और मेरा दिल चाह रहा है ये लड़ाई कोई असली हो, मजा आए। पता नहीं क्यों आजकल दिल चाह रहा है किसी को मारने का। नहीं। ओके, तो मार्गो रॉबी भी हैं इसमें, स्कारलेट जोहानसन भी हैं इसमें, और डैरल हना भी हैं जो किल बिल में थी, अगर आप लोगों को याद हो। बहुत से लोग हैं, बट आई कांट परहैप्स वॉच इट प्रॉपरली। अब ये ऐसी चीज़ है कि नॉट फाइट वे, लेकिन ये आप अपने दोस्तों के साथ वर्चुअली कर सकते हैं। कोई ऐसी थीम बना लें, जो आपने कुछ कहा, फिर उसका अगला सिरा जो है किसी और दोस्त ने कहा, कोई एक्शन किसी तीसरे ने किया, तो इट कैन बी एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। क्या ख्याल है? माशाल्लाह, हम क्या मशवरा दे रहे हैं, टिकटॉक आप देखें भरा पड़ा है इस किस्म की चीज़ों से, आपको पता। आई नीड टू गेट ऑन टू टिकटॉक। वैसे करने को मसला नहीं है, सारे टाइम पास हो जाएगा, टाइम पास हो जाता है आपका, कुछ ना कुछ करने को आपको मिल जाता है। खुद बनाए ना बनाए, आप लोगों के एंटरटेनमेंट तो देखते रहते हैं। वाओ,
मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो इनकी महारत पे ना बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुई। लुक एट दैट। और फिर लगता है ना कि इसको लगा। हाँ ऐसा ही लगता है। ये तो बहुत ही लग रहा था कि वाकई लग गया। ये तो मुझे इसका तो दर्द मुझे यहाँ तक महसूस हुआ। अच्छा जी बंद कर दो ये ज़रा कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो गया, वायलेंट भी हो गया, बट दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स, नॉट एग्जैक्टली दिस, लेकिन इस किस्म की कोई चीज़ आप लोग कर सकते हैं, बहुत दुनिया कर रही है आजकल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और हम बारहा यही कहते हैं कि लॉकडाउन ज़ाहिर है ईज़ आउट होगा, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी। ऐसे में आपकी मेरी हम सब की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जो लोग बीमार हैं इंशाल्लाह यू ऑल गोइंग टू बी फाइन। अल्लाह पाक आपको जल्द सेहतियाब करे। ज़्यादातर लोगों को तो सिम्टम भी नहीं होंगे लेकिन मेक श्योर कि आपसे आगे किसी को ना जाए, तो अपने आप को बंद कर लें। अपने ख़ानदान बुजुर्गों का ख्याल करना है। सी यू टुमारो। बाय।